हेलो एंड वेलकम। प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल में एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज का वीडियो लेक्चर 6th की पृथ्वी हमारा आवास बुक के चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पर आधारित है। हमारे एनसीईआरटी प्रोग्राम में हम आपके लेसन के हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और जो तथ्य उसमें लिखे होते हैं, जो विशेष बातें उसमें लिखी होती हैं, वो सब हम वैसे ही आपको प्रोवाइड करते हैं। ये कोई समरी नहीं प्रोवाइड करते हैं जिसको हम अपनी भाषा में कह दें। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक है और रेफरेंस बुक की तथ्यों को, जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम वैसे ही पढ़ें तो हमारे लिए बेहतर होता है। क्योंकि जब किसी परीक्षा के किसी गलत उत्तर को, जिन्हें हम गलत समझते हैं, उसके पक्ष में हम प्रमाण लगाना चाहते हैं या लगाते हैं, तो वहाँ एनसीईआरटी का उपयोग हम कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम उन तथ्यों को, उन जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों हैं, उनको ठीक वैसे ही याद करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है। आइए हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2 क्लास 6 की एनसीईआरटी ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये एनसीईआरटी की सीरीज आईएएस से लेकर के समूह ग वर्ग की किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से महत्व रखती है। और ऐसी परीक्षाएं जिनमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा है, तो वहाँ पर तो यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो इस पूरी सीरीज़ को आप देखें, इससे लाभ उठाएं। अगर हमारी ये सीरीज़ आप लेना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे जो नंबर है उस पर आप कम्युनिकेट कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो पहला पॉइंट, देखिए हम पॉइंट वाइज बात करते हैं जिस पॉइंट पे बात हो रही है। पहला पॉइंट जो है वो है अक्ष। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। आपने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया, सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। 5 जो ग्रह हैं उनमें 5वां सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह और जीवन का एकमात्र ग्रह पृथ्वी। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने ग्लोब पर भी घूमता है। तो पृथ्वी की विशेषता है, पहला कि वो परिक्रमा करता है, पृथ्वी परिक्रमा करती है, और दूसरी कि ये परिभ्रमण करती है सूर्य की। इन दोनों ही बातों को हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे इस चैप्टर में हम बात ग्लोब की कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के आकार की बात कर रहे हैं। पृथ्वी जो कि किस आकार की है, आप सबको पता है कि पृथ्वी पृथ्व्याकार है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार है भू-आभ, हमेशा याद रखिए, यानी जियोइड है। पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्व्याकार या जियोइड। ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और ठीक जैसे एक लट्टू अपनी कील पर चारों तरफ घूमता है, और आपके द्वारा देखा गया जो ग्लोब है, वो ग्लोब क्या होता है? वो भी एक कील पर घूमता है। यह है ग्लोब, जो पृथ्वी के ही तरह का एक मॉडल है। तो यह है पृथ्वी और यह है ग्लोब। ग्लोब एक धुरी पर घूमता है, ऐसी ही एक काल्पनिक धुरी पर पृथ्वी घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अक्ष कहते हैं। तो अक्ष क्या है? अक्ष एक
काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाती है, जैसे ग्लोब पर जाती है। काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाती है। तो पहली बात आपको क्या पता लगा कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है, वो एक काल्पनिक रेखा है। बात समझ में आई? पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात क्या पता लगी आपको कि जो पृथ्वी का रोटेशन है वो क्या है? वो है पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी का रोटेशन कैसा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही एक जो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसी ही एक काल्पनिक वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो एक कंप्लीट वृत्त होती है, जिसे हम कहते हैं अक्षांश। और जो ये एक पूरा वृत्त होता है जिसे हम अक्षांश कहते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा वृत्त होता है जो लगभग पृथ्वी के बीचों बीच में स्थित होता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, कौन कौन सा? एक उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये दोनों ही गोलार्ध किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? एक रेखा, विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है अक्षांश यानी दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है अक्ष के बाद अक्षांश। तो अक्षांश क्या है? अक्षांश एक काल्पनिक वृत्त है। देखिए ये सब काल्पनिक है। अक्षांश क्या है? काल्पनिक पूर्ण वृत्त हैं, ठीक, जिनमें जो क्या है, जो एक दूसरे से समानांतर है। तो अक्षांश क्या होते हैं? काल्पनिक पूर्ण वृत्त होते हैं और क्या है? एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ऐसा ही सबसे बड़ा वृत्त क्या कहलाता है? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। बात समझ में आ गई आपके कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग होता है वो ध्यान दीजिएगा, वो उत्तरी अक्षांश या उत्तरीय गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। बात क्लियर हो रही है? अब ऐसे ही उत्तर और दक्षिण में भूमध्य रेखा के आपको अक्षांशों की स्थिति मिलेगी, जो क्या होंगे? जो पैरेलल होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे।
एक दूसरे के समानांतर हैं। अब ये जो स्थिति है वो क्या है, वो अक्षांशों को प्रदर्शित कर रही है। इसमें एक बात और ध्यान में कि भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ जितने भी अक्षांश हैं वो क्या कहलाएंगे, वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में अक्षांश हैं वो क्या कहलाएंगे, वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। तो जितने भी अक्षांश उत्तर में हैं वो उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में जितने हैं वो दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। जो पूरा का पूरा 0 डिग्री का वृत्त है, उस 0 डिग्री के वृत्त की कंप्लीट लंबाई का 1/4, यानी एक जो कंप्लीट वृत्त होता है वो कितना है, वो 360 डिग्री का है। अब 360 डिग्री का 1/4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में 90 डिग्री अक्षांश। क्यों? क्योंकि जो कंप्लीट सर्कल है या पूर्ण गोला है वो 360 डिग्री का है, और उसकी लगभग उसकी चौथाई दूरी जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच की है। तो 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री दक्षिण। कौन? अक्षांश। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी यह है कि अक्षांश बिंदु और अक्षांश रेखाएं दो बातें होती हैं। जो अक्षांश बिंदु हैं, यहां पर जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव क्या है, एक अक्षांश बिंदु के रूप में है, वो किसी अक्षांश रेखा के रूप में नहीं है। इसीलिए अगर हम अक्षांश बिंदुओं की बात करेंगे, अक्षांश की बात करेंगे, यानी अक्षांश जो डिग्री है, इस अक्षांश को हम किस में मेंशन करते हैं, हम डिग्री करते हैं, और उससे कम को मिनट में करते हैं। ठीक है। तो 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध प्लस 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कितना हो गया, 100, कुल 180 डिग्री अक्षांश पर अभी हम एक को भूल रहे हैं, यानी 0 डिग्री को भूल रहे हैं। तो कुल कितने हो गए, 181 डिग्री अक्षांश। लेकिन जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो क्या होगा, तब देखिए जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश है वो क्या है, वो बिंदु के रूप में है, वो किसी लाइन के रूप में नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसी 180 में से जो दो बिंदु हैं ध्रुवों के, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 179 रेखाएं आ जाएंगी। और ये क्या है, ये अक्षांश है। 179 रेखाएं अक्षांश की और 181 अक्षांश बिंदु। बात इतनी क्लियर हो गई। चलिए, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। किसी भी स्थान को हम अक्षांश के द्वारा समझते हैं। इस अक्षांश की खास बात है, सभी एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। 90 अक्षांश उत्तर, 90 अक्षांश नीचे। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। ठीक, आगे पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट आपके साथ है जिसे अब हमें पढ़ना है, वो है प्रमुख अक्षांश। देखिए, प्रमुख अक्षांश रेखाएं अब मैं आपको यहां मेंशन करूंगा। एक अक्षांश रेखा, दूसरी अक्षांश रेखा, तीसरी अक्षांश रेखा, चौथी अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा आप सभी जानते हैं 0 डिग्री पे है। उसके बाद 23 डिग्री यानी 23 डिग्री और आधा, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहेंगे हम, मकर रेखा। और ठीक ये जो 23 डिग्री एंड हाफ 23.5 डिग्री, ये जो मकर रेखा है ना, ये क्या है, ये दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव में है तो दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी ध्रुव में है तो
उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा। ठीक, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, और तथा मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल और टायरॉइड जोन। ठीक है, उष्ण कटिबंध हो गया। अब देखिए यहां पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उससे उत्तरी ध्रुवीय रेखाएं कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहते हैं, और जो दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच की ये स्थिति हो गई। लेकिन कर्क रेखा, आगे देखिए, कर्क रेखा तथा 66.5 डिग्री के बीच का जो प्लेस है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, और ऐसी ही स्थिति में मकर रेखा तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, देखिए मैं लिख दूं यहां पे, अक्षांश के बीच की जो है स्थिति वो क्या है, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी शीतोष्ण कटिबंधी कहलाएगा। इतनी बातें आपको समझ, तो प्रमुख अक्षांश भी हमने देख लिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, और 66.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिध्रुवीय या ध्रुवीय वृत्त, परिध्रुवीय रेखाएं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल सर्किल्स या सब ट्रॉपिकल लाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इसके अलावा 66 डिग्री एंड हाफ जो उपध्रुवीय रेखा है, इससे लेकर ध्रुवों के बीच में दोनों ही गोलार्धों में जो स्थिति है उसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। यानी क्या स्थिति है, यहां पर है शीत कटिबंध, यहां पर है शीतोष्ण कटिबंध, और ये बीच के भाग में उष्ण कटिबंध। ऐसी स्थिति दोनों ही गोलार्धों में होती है, किसी एक गोलार्ध में नहीं। ठीक है, अक्षांश हो गया, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ी, पृथ्वी के ताप कटिबंध हमने पढ़े। अब हम देखते हैं देशांतर क्या है, तीसरा। चलिए, देशांतर क्या है। देखिए, किसी भी प्लेस पे अगर किसी भी ध्रुव पे या ग्लोब पे किसी भी स्थान को हमें दर्शाना है तो उसके लिए हमें अक्षांश रेखाओं के अलावा कुछ अन्य रेखाओं की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। और जब ऐसी रेखाएं जो पैरेलल हैं वो अक्षांश हैं, और जब इन रेखाओं को उत्तर से दक्षिण दिशा में काटती हुई रेखाएं हों तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, इन रेखाओं को हम कहते हैं
देशांतर। तो देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है, जहां पर देशांतर क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा में। ठीक। और इनकी स्थिति क्या होती है? एक और हम ग्लोब बनाते हैं। इनकी स्थिति उत्तर से दक्षिण दिशा में। जिस तरीके से जो अक्षांश रेखाएं थीं वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिफाइन करती थी, ठीक वैसे ही किसके रेफरेंस में? भूमध्य रेखा के रेफरेंस में। तो ऐसे ही एक 0 डिग्री देशांतर भी है, 0 डिग्री देशांतर, जो कहां से जाता है? जो ग्रीनविच से होकर जाता है। जो कहां से जाता है? ग्रीनविच से जाता है। और इसी 0 डिग्री अक्षांश के पूरब और पश्चिम में जो स्थितियां होती हैं उन्हें हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जहां पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी थी? वो अक्षांशों की कुल संख्या 90 ऊपर और 90 नीचे 180, बिंदुओं की बात करेंगे तो 181, और अगर सिर्फ हम रेखाओं की बात करेंगे तो 170। ऐसे ही हर एक डिग्री पर, यानी कुल कितनी डिग्री हुआ पूरा गोला? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, हर डिग्री पर एक अक्षांश, तो कितनी देशांतर रेखाएं हो गई? सॉरी, अक्षांश नहीं, देशांतर रेखाएं 360। आप कह रहे होंगे सर कि यहां पे 61 क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर है वही 180 डिग्री ही है। एक तरफ 0 होगा, दूसरी तरफ 180 डिग्री, यानी पूरे ग्लोब पर जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो 180 डिग्री पर ही आकर के आपको जो पूरी की पूरी ध्रुवीय स्थिति, पूरी ग्लोब की स्थिति है वो आपको चेंज मिलती है। मतलब वो घूम फिर के 180 डिग्री पे फिर वापस आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा इलाका है, पूरा का पूरा इसे ग्लोब समझिए 180 डिग्री। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमेगी तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण क्या स्थिति होगी? जो इस ग्रीनविच रेखा के पूरब का हिस्सा है, जो पूर्वी गोलार्ध है, वो दिन को समय पहले वहां शुरू होगा, और जो ग्रीनविच के पश्चिम का समय है वहां समय बाद में शुरू होगा। यह स्थिति सिर्फ ग्रीनविच के रेफरेंस में ही नहीं है, किसी भी गोलार्ध में, चाहे वो पश्चिमी गोलार्ध हो चाहे पूर्वी गोलार्ध हो, वहां पर जो पूरब का देशांतर होगा वहां पर समय पहले होगा, और जो पश्चिम का देशांतर होगा वहां समय बाद में होगा। यह समय कैसे होगा अभी हम अगले पॉइंट में देखेंगे। अभी हम पहले देशांतर को देख लेते हैं। तो 360 देशांतरों की स्थिति, 180 डिग्री देशांतर जो है वो क्या है? 180 डिग्री देशांतर, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तिथि रेखा। मतलब ये 180 डिग्री देशांतर है। अगर इस 180 डिग्री देशांतर, और यहां पे क्या है? यहां पे 0 डिग्री है, यहां पे क्या है? यहां पे 0 डिग्री। ये गोला है इसलिए मैंने ऐसा एक्सप्लोर करके रखा है इसे। तो इस 180 डिग्री के आप जब पूर्व में होंगे और इस 180 डिग्री के पश्चिम में होंगे, तो इस 180 डिग्री का जो पश्चिमी इलाका है वो 1 दिन प्लस में होता है, और जो ये पूरब का इलाका है वो 1 दिन माइनस। मान लिया आप इस ए बिंदु से इसको क्रॉस करते हुए बी बिंदु पे आएंगे तो आपको 1 दिन का, यानी 1 डेट का इजाफा हो जाएगा। ठीक। आगे की कक्षाओं में हम इस बात को धीरे धीरे खुद ब खुद आने वाले चैप्टर से समझ जाएंगे। एक ही जगह सारी बातें नहीं समझनी है हमें। यही एनसीईआरटी का फायदा होता है कि आप उससे धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। एकाएक आप जो मार्केट में किताबें होती हैं उनमें और एनसीईआरटी में क्या फ़र्क होता है?
ये सिखाता है, वो पढ़ाता है। तो आप यहां सीख रहे हैं, और जब सीखते हैं तो आसान से कठिन की तरफ जाते हैं। ठीक है, कुछ बातें इसमें आपको पता भी होंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो पता, आगे बढ़ जाए। नहीं, मैंने एक बार मेंशन किया है कि जिन परीक्षाओं में मुख्य और प्रारंभिक दोनों परीक्षाएं होती हैं, ये सीक्वेंस है। आप सीख रहे हैं कि कैसे सीक्वेंस से पढ़ा और सीक्वेंस से लिखा जाता है। चलिए, तिथि रेखा हो गई 180 डिग्री। ठीक, अब 180 डिग्री देशांतर तिथि रेखा के बाद हमें क्या समझना है कि देखिए, ऐसा एक जाल बन जाता है। कहां पर? हमारे ग्लोब पर। और इस जाल में जो ग्रिड बनता है, जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यही किसी भी स्थान का पता होता है। कहां पर? ग्लोब पर या मैप पर, जहां पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। वही क्या होता है? वही एड्रेस होता है किसी भी प्लेस का जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। आगे पढ़ते हैं हम। देशांतर रेखाओं की एक और खास बात आपको बताएं। ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। जैसे इनके बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, आप समझ रहे हैं। अक्षांश रेखाएं जहां समानांतर थी, ये समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान का समय निर्धारण करती हैं। इसी समय निर्धारण को हम अपने अगले पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं। देशांतर रेखाओं को यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ये बात आप समझ जाइए। देशांतर को क्या कहते हैं? यामोत्तर भी कहते हैं। तो ये जो 0 डिग्री है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री है, ये टाइम लाइन भी है, यानी समय रेखा, या कह सकते हैं मानक समय रेखा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब आप पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर पे जा रहे हो, तो आपको एक ऐसे समय की जरूरत है जो दोनों के समय का मध्यमान हो, और किसी भी रेलगाड़ी के, किसी भी हवाई जहाज की या किसी यात्रा में समय का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच जाएंगे तो क्या स्थिति होती है, ये हम समझते हैं। 360 डिग्री अक्षांश है और डिवाइडेड बाय 24 घंटे में पृथ्वी पूरा करती है। तो ये 1 डिग्री की जो दूरी है वो 4 मिनट में पूरी कर लेगी इस हिसाब से। ठीक, और 15 डिग्री की स्थिति में कितने में पूरा करेगी? 60 मिनट में। यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 15 डिग्री। तो क्या स्थिति होगी? ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? ये अक्षांश हैं। जब इन अक्षांश रेखाओं में आप पूरब की तरफ रहेंगे तो समय क्या होगा? पूर्व होगा। जैसे भारत में जो असम का दिसपुर है या ईटानगर है, और गुजरात में जो पोरबंदर की स्थिति है, लगभग 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि पूरब है कौन? पूरब है भारत में ईटानगर की स्थिति, और यहाँ और पश्चिम में कौन है? पोरबंदर की स्थिति। तो दोनों के बीच में क्या है? 2 घंटे का अंतर है। क्यों? क्योंकि अक्षांशीय विस्तार है। तो इन्हीं अक्षांशीय विस्तारों में समय के समायोजन के लिए ग्रीनविच से, जो कि लंदन में है, एक मध्यमान यामोत्तर को खींचा गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम टाइम लाइन कहते हैं। और इसी टाइम लाइन से भारत को भी क्या पड़ा? भारत को भी एक अक्षांश, मानक अक्षांश की आवश्यकता पड़ी। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं यहां पे भारत का।
ठीक, यहाँ पे इस भारत के मैप में श्रीलंका को बना दें वरना गुस्सा हो जाएगा। इस भारत के मैप में भारत का भी एक मध्यमान तिथि या कह सकते हैं मीन टाइम है जो 82 डिग्री 30 मिनट का पूर्वी देशांतर यानी किसी ने पूछा भारत का मानक समय क्या है, तो भारत का मानक समय 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसी मानक समय को पूरब और पश्चिम दोनों के क्षेत्रों ने आपस में इसी को मान लिया है, इसीलिए जो समय का डिफरेंस है वो घड़ी के डिफरेंस में चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, अब अंतिम पॉइंट ये है ग्रीनविच मानक समय 0 डिग्री और ये है भारत का मानक समय 82 डिग्री और 30 मिनट। अब आप ये बताइए कि भारत चूंकि पूरब में है, तो मैंने आपको बताया कि पूरब के जितने भी देशांतर हैं वहां समय पहले शुरू हो जाता है। तो भारत का मानक समय और जो ग्लोब का मानक समय है उसके बीच में कितने समय का अंतर है, तो आपको मैंने यहां पे एक फॉर्मूला बताया है कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो कितने डिग्री का अंतर हो गया, यहां पे देखिए 82 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4, 82 डिग्री और 30 मिनट, तो कितने मिनट का डिफरेंस हो गया। अब इसको अगर आप आवर्स में डिवाइड करें तो क्या होगा, तो और ये 30 डिग्री है, इसको भी हम क्या करेंगे 328। अब अगर एक पूरे में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का, तो उसका आधा में 30 में 2 मिनट, तो +2 इक्वल टू 330। अब 330 मिनट हो गया। इसको अगर आप 60 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, लगभग 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो भारत का मानक समय ग्लोब के प्रधान मानक समय से कितना अधिक है, 5 घंटे 30 मिनट पूर्व। यानी अगर ग्लोब पर दोपहर का 1 बज रहा हो, ग्लोब पर क्या बज रहा हो, दोपहर का 1 बज रहा हो, तो भारत उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। यानी यहां पे क्या हो चुकी होगी, यहां पे शाम हो चुकी होगी। यानी समय क्या होगा, 1 घंटा प्लस 5 घंटा 30 मिनट इक्वल टू कितना बज रहा होगा भारत के उस पे 6 घंटे बजकर 30 मिनट हो रहा होगा, क्या, शाम का। बात समझ में आ गई। अब समय निकाल लेंगे आप, चलिए, वेरी गुड। हम अलग अलग मानक समय क्यों मानते हैं, हम अलग अलग देशों का मानक समय अलग इसलिए मानते हैं ताकि उस देश विशेष में चलने वाली जो परिवहन के साधन हैं या उस देश विशेष में जो अन्य गतिविधियां जिनमें एक दो स्थान से दूसरे स्थान को आपस में जुड़े रहना होता है, उनमें समय में कोई अंतर ना आए। जिस देश का अक्षांशीय विस्तार जितना ज़्यादा होगा उनमें मानक समयों की स्थितियां ज़्यादा होती हैं। जैसे रूस एक ऐसा देश है जिसके पास 11 मानक समय हैं। भारत में भी 2 मानक समयों की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। इस पूरे लेसन में जो ग्लोब अक्षांश देशांतर के हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, सारे फैक्ट्स कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। तीसरे लेसन में हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आएंगे। इस पूरे वीडियो को आप 2 बार देखिए, 1 बार देखिए, कॉपी पेन से नोट करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर बनाते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।